जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के वीकली आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डिस्कशन सेशन आसाम प्रहरी में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स का, जो कि अपकमिंग मेंस 2025 और प्रीलिम्स जो एपीएससी प्रीलिम्स 2026 में होगा उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। इन डेप्थ एनालिसिस हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट को डिटेल में देखेंगे सो दैट मेंस में हमारा वैल्यू एडिशन अच्छे से हो, हमारे आंसर से स्कोरिंग हो एंड प्रीलिम्स में भी हमसे क्वेश्चंस बने बिना छूटे। ठीक है, तो आज के सेशन का जो एजेंडा है, सबसे पहले रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेशन, फिर हम लोग आज के सेशन के टॉपिक करेंगे। रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेशन जो मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट किया है कि मैं यहाँ तुम्हें न्यूज के 2 टॉपिक बताऊंगा, न्यूज़पेपर के, और वो आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपको क्या हेल्प करेंगे? दिस टॉपिक्स विल हेल्प यू इन एसे राइटिंग, क्योंकि एसे राइटिंग तुम्हारा एक कंसर्न रहता है ना कि सर हम एसे राइटिंग कैसे करें। तो आपके एसे राइटिंग के लिए ये जो रीड एंड रिफ्लेक्ट का सेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेगा, या इसी के अलावा बाकी जनरल स्टडीज के पेपर में भी हेल्प करेगा ही। इसमें इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। पहला जो टॉपिक है, और दोनों आज के लिए मैंने आसाम ट्रिब्यून से ही लिया है, पहला टॉपिक है लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, जो मेंशन जो न्यूज लिख रहे हैं, एडिटर का या राइटर का यहाँ पे थीम क्या था? लेसन फ्रॉम हिस्ट्री फ्रॉम इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, कि इंडो चाइना वॉर 1962 के ड्यूरेशन में नॉर्थ ईस्ट में क्या वल्नरेबिलिटी थी, क्या वो वल्नरेबिलिटी अभी एड्रेस हो गई है, आगे किस तरह से हम बढ़ सकते हैं। सो रीड दिस, ये ना आपको जीएस पेपर 2 के आंसर लिखने में भी बड़ा हेल्प कर सकता है गाइज, और ऐसे में तो करेगा ही। देन द सेकेंड टॉपिक इज योग कनेक्टिंग ह्यूमैनिटी अक्रॉस फ्रंटियर्स। अगेन ये आसाम ट्रिब्यून के जून 21 से रिलेटेड है। जून 21, आज के रोज रात को जब मैं आपके लिए आसाम प्रहरी का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज पूरे देश और पूरी दुनिया ने योग दिवस को सेलिब्रेट किया जून 21 को। सो उससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जो आपके लिए ऐसे में या फिर योग के रिलेवेंस को और बढ़िया समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, इस तरह से ये दोनों टॉपिक रीड एंड रिफ्लेक्ट के लिए हैं आसाम प्रहरी के जून 21 से, आसाम ट्रिब्यून के जून 21 न्यूज़पेपर से। आप जाकर उसे पढ़िए एंड एनरिचमेंट करो अपने कंटेंट का, तब लिखने में ना वो ब्लॉकेज नहीं होगा कि लिखते लिखते कंटेंट खत्म हो गया, वो कभी नहीं होगा। अच्छा पढ़ोगे तब अच्छा लिख पाओगे, तब अच्छा बोल पाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आज के आसाम प्रहरी का जो डिस्कशन का टॉपिक है, वो डिस्कशन के टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। पहला टॉपिक है रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन आसाम, आसाम में रेलवे का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को कैसे स्टडी करेंगे? पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से रेलवे का होता है, प्रेजेंट स्टेटस के बारे में चेक करेंगे कि प्रेजेंट में स्टेटस क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, किन चैलेंजेस को लेकर यहाँ न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया गया था, एंड किस तरह से इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है, उससे रिलेटेड वे फॉरवर्ड, जो कि आपके जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर या जीएस पेपर 5 जो कि आसाम स्पेसिफिक पार्ट है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और आज से मैं तुम्हारे लिए जितने भी टॉपिक है ना, इन सब से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन दूंगा। मतलब आज के सेशन में आपके पास मेंस के टोटल कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये हो जाएगा 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है इंटीग्रेटिंग सॉफ्ट स्किल्स इनटू एडुकेशन। एडुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स को इंटीग्रेट करना। एक बात तो हम सब लोग जानते हैं, इसे हम जीएस पेपर 2 एंड 5 में कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बात हम सब जानते हैं कि सिर्फ एडुकेशन कंप्लीट कर लेने से हम ना तो कंट्री के ग्रोथ या सोसाइटी के ग्रोथ में फुल्ली अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, और जो हमें एक जॉब की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले, हमारा कैरियर ग्रोथ अच्छा हो, तो बिना स्किल्स के ये पॉसिबल नहीं है। अब स्किल्स 2 टाइप की, एक तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए एज पर द चेंजिंग डिमांड ऑफ द मार्केट, एंड साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल जो कि आपको उस मार्केट में स्टैंड करने के लिए, जो उस मार्केट में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग करेगा, एज ए ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको स्टेब्लिश करेगा। तो उन सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। देन वी विल स्टडी रूफटॉप सोलर पोटेंशियल इन आसाम, जिसे हम अगेन जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड जीएस पेपर 5 से कनेक्ट करेंगे। रूफटॉप सोलर पोटेंशियल, यहां पे ना हमें 2 चीज देखना है। एक तो सोलर पोटेंशियल क्या है, किस तरह से सोलर एनर्जी एक कौन सा सोर्स होगा, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल ना।
तो किस तरह से सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में इंडिया का क्या स्टैंड है, आसाम का क्या स्टैंड है, और उस सोलर एनर्जी पोटेंशियल में रूफटॉप सोलर एनर्जी पोटेंशियल का आसाम में क्या एक सिग्निफिकेंस हो सकता है, किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्या चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज को एड्रेस कैसे किया जाएगा, सारे एस्पेक्ट्स। देन नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आसाम टूरिज्म, आसाम टूरिज्म से रिलेटेड टॉपिक। अगेन यहाँ पे आसाम टूरिज्म के पोटेंशियल की बात करेंगे कि किस तरह से आसाम टूरिज्म का पोटेंशियल डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, बट फिर भी कई चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्या वे फॉरवर्ड होगा, क्या कंक्लूजन होगा, दैट वुड बी आवर एजेंडा फॉर दिस टॉपिक। एंड फिर लास्ट में मैं आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स भी अटैच करूंगा कि आप प्रीलिम्स के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना सको, और इन हर टॉपिक से रिलेटेड मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन तो है ही। तो डिटेल में इस सेशन को हम लोग करेंगे, पूरी तरह से इन डेप्थ में करेंगे, हर एस्पेक्ट को टच करते हुए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भागम भागी भागा दौड़ी नहीं है, आराम से एनालिसिस करना है। वीकली एनालिसिस है ना, तो डिटेल में करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम चलाने वाला काम नहीं करना है। पहला टॉपिक क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन आसाम। आसाम में डेवलपमेंट, रेलवे के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल जिसे आप देख सकते हैं, आसाम ट्रिब्यून से लिया है मैंने, जीएस पेपर 3 एंड 5 से कनेक्ट कर रहे हैं। आसाम चक्स बिहाइंड ऑन रेलवे मैप, मतलब इस आर्टिकल से, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने डाली है आसाम ट्रिब्यून की, इससे एक चीज मालूम पड़ रहा है कि जो हमारे एडिटर हैं या जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट है वो क्या कहना चाहते हैं कि रेलवे मैप पर आसाम अभी भी थोड़ा पीछे रह गया है कहीं। अब क्यों पीछे रह गया है, कैसे इसकी शुरुआत होती है रेलवे की आसाम में, ये सारी चीजें। So let's start from the background of railways in Assam. असम में रेलवे का बैकग्राउंड स्टार्ट होता है कॉलोनियल इरा में, मतलब प्री इंडिपेंडेंट टाइम में, वो भी बहुत पहले 19th सेंचुरी में। आप देख सकते हो कि 1881 में, मतलब 19th सेंचुरी का जब एंड हो रहा है, तभी आसाम को अपना पहला रेलवे लाइन मिलता है। कौन बनाते ये पहले रेलवे लाइन? तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो बाकी कंपनी निकली थी, जैसे आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। ये आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1857 के रिवोल्ट के बाद खत्म हो गया, लेकिन उसके पहले और उसके बाद कई कंपनीज ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर, चाहे टी से रिलेटेड हो या रेलवे से रिलेटेड हो या कोल से रिलेटेड हो, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कई ऐसी कंपनीज बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल कर, राइट। तो वैसा ही एक कंपनी हो गई आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो पहला रेलवे लाइन 1881 में बिछाता है। कहां से कहां के बीच? डिब्रूगढ़ से लेकर माकूम के बीच, है ना। माकूम से रिलेटेड अभी भी हमने प्री सिक्योर में क्वेश्चन किया है। अगेन प्री सिक्योर का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, तो प्री सिक्योर ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, और याद रखो कि प्री सिक्योर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, बल्कि आपके मेंस के वैल्यू एडिशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज कौन प्रांजल आया था आंसर लिखाने, तो उसको भी मैंने वही बोला कि अगर ब्लू इकोनॉमी पे तुम आंसर लिख रहे हो, तो ब्लू इकोनॉमी में बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, जो हमने कल के प्री सिक्योर में कवर किया था। अगर ये आपको मालूम रहेगा, अगर मरीन सेंसस मालूम रहेगा, तो हम ब्लू इकोनॉमी के आंसर बेटर लिखेंगे ना। यही करना है हमें, ठीक है। इसलिए प्री सिक्योर को ध्यान से देखो। तो पहला डिब्रूगढ़ से माकूम तक का रेलवे लाइन 1881 में बिछाया जाता है। इसका प्राइमरी पर्पस पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या उनको कोई सुविधा देना नहीं था। ब्रिटिश का प्राइमरी पर्पस, इस कंपनी का प्राइमरी पर्पस था टी एंड कोल का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। किसी वेब सीरीज में भले कह लें कि ब्रिटिश ने हमें रेलवे दिया और उससे ये डेवलपमेंट हुआ, पर ब्रिटिश ने जो कुछ भी डेवलपमेंट किया, उनके पीछे उनकी मोटिव छिपी रहती थी कि उनको टी और कोल का ट्रांसपोर्टेशन करना था। एंड दैट्स व्हाई दैट वाज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड लेइंग द फर्स्ट रेलवे लाइन 1881। आगे जाकर फिर इसको पैसेंजर सर्विस के लिए भी स्टार्ट किया गया, डिब्रूगढ़ सादिया रेलवे लाइंस के नाम से। ये प्री इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, दो लोगों का दो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर जॉन बेरी वाइट का एंड दूसरा मिस्टर बेंजामिन पियर्सी का। दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइंस इन असम एज वेल एज इन अदर पार्ट्स। आप इनके बारे में ना अलग से थोड़ा पढ़ सकते हैं, डॉक्टर जॉन बेरी वाइट के बारे में, स्पेशली इनके बारे में, बेंजामिन पियर्सी के बारे में भी, क्योंकि डॉक्टर जॉन बेरी वाइट जो हैं ऑब्वियसली ब्रिटिश हैं, बट इनका कंट्रीब्यूशन, कई ऐसे ब्रिटिश लोग थे या फिर ब्रिटिश हो या बाकी दूसरे यूरोपियन नेशंस के हो, जिनका एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इंडिया में रहा अलग अलग फील्ड में, चाहे वो आर्कियोलॉजी के फील्ड में हो, एडुकेशन के फील्ड में हो, सोशल रिफॉर्म्स के फील्ड में हो, या फिर यहाँ पर रेलवे के डेवलपमेंट के फील्ड में हो, है ना। सो यू कैन रीड अबाउट हिम, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ें। अब हमें और कितनी हिस्ट्री चाहिए?
हमें रेलवे के एग्जाम के लिए तो नहीं बैठना है कि हम सारे फैक्ट्स रटेंगे, बट एपीएससी के लिए हमको और क्या चाहिए। हम इंडिपेंडेंस के बाद बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो इंडिपेंडेंस के बाद अभी प्रेजेंट में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है ना। आज जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर हो गया मालेगांव गुवाहाटी, तो ये जो आसाम वाला रीजन कवर हो रहा है, या आसाम के अलावा एक्चुअली में कटिहार एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, मैंने काफी टाइम अपना कटिहार में भी गुजारा, बिहार के इस डिस्ट्रिक्ट में कटिहार। तो कटिहार के ईस्ट का जो पार्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन में कवर होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में कवर होता है, जिसका हेडक्वार्टर मालेगांव गुवाहाटी हो जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन बनता कैसे है। पहले 1952 के अप्रैल में फॉर्मेशन होता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। 1952 में किसका फॉर्मेशन हुआ पहले, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का। और अब ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 1952 के जनवरी में बाइफरकेट होता है दो पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि पहले से है, एंड दूसरा फिर बनता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे ये 1958 से है, जो कि पहले नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के नाम से था, और उसके पहले अलग अलग आसाम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी है, आसाम रेलवे लाइन से, और बाकी अलग अलग कंपनी लाइंस के नाम से एग्जिस्ट करता था। ये ब्रीफ हिस्ट्री हो गई जो हमें आंसर लिखने में हेल्प कर सकती है। नाउ वी कम टू द करेंट चैलेंज। प्रेजेंट में जो चैलेंज है उसके ऊपर चलते हैं। ये सारा कंटेंट आपके कमेंट सेक्शन में अटैच रहेगा, पिंड कमेंट में अटैच रहेगा, वहां से नोट कर लेना या पढ़ के याद रखना, प्रिंट कर लेना, वो तुम पर डिपेंड करता है कैसे करना है। पहले इस इमेज को देखो, फिर हम इस वाले पार्ट पर आएंगे। यहाँ इस इमेज पे जिन लोगों ने भी इस रूट से ट्रेवल किया है, या जो लोग गुवाहाटी के आसपास रहने वाले हैं, वो जानते हैं कि हम यहाँ पे किस ब्रिज को रेफर कर रहे हैं। सरायघाट रेलवे ब्रिज को रेफर कर रहे हैं। रेलवे ब्रिज, वैसे यहाँ पे रेलवे कम रोड ब्रिज भी है, और एक सिर्फ रोड ब्रिज भी है। दो ब्रिज है। एक आपको दिख रहा है जहां मैंने, जो स्क्रीन के राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में 1962 मैंने लिखा। 1962 इंडो चाइना वॉर के ऊपर रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में तुम्हें पढ़ने भी दिया है, और देखो कैसा कोइंसिडेंस है अच्छा सा। तो 1962 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे रोड से ऐसे व्हीकल जा रहे हैं, और नीचे से यहाँ रेलवे लाइन है। मतलब ये हो गया रोड कम रेलवे ब्रिज, 1962 का बना हुआ सरायघाट रोड कम रेलवे ब्रिज। और ये है 2017 का। 2017 का ये जो ब्रिज है, ये ओनली रोड ब्रिज है। इसमें सिर्फ क्या है, रोड है, इसमें रेलवे नहीं है, रेलवे फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, रेलवे ट्रैक्स नहीं लगे हैं। तो 1962 के इस ब्रिज में, अब 1962 में देश जस्ट आजाद हुआ था, हालांकि तब भी ये बात हो रही थी कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन है, जो रोड कम रेल ब्रिज बन रहा है, इसकी विड्थ ज्यादा रखी जाए, विड्थ ज्यादा नहीं हो पाती है। और जब 2017 में ये ब्रिज बना, अगेन ये प्रपोजल में था, या इसकी डिमांड उठ रही थी कि इसको भी रोड कम रेल ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि अब जो भी उस साइड से ट्रेन आएगा या इधर से ट्रेन जाएगा ना, तो ये जो पॉइंट है ये ना क्लॉग हो जाता है, यहाँ पे बॉटल नेक बन जाता है। क्योंकि यहाँ के आपके पास क्या है, सिंगल ट्रैक है, ये देखिए सिंगल ट्रैक जा रही है, तो यहाँ पे ना क्लॉगिंग हो जाएगा, बॉटल नेक हो जाएगा। अब बॉटल नेक होने की वजह से एक ही ट्रेन जा पाएगी, एक ही ट्रेन आ पाएगी। अगर यहाँ पे मान लो कि विड्थ ज्यादा होता, हम यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लगा पाते, तो मल्टीपल लाइंस लगाने से हमारा फायदा क्या होता, या सपोज इधर से भी अगर हम रेलवे ब्रिज एक बना देते, तो हमारा फायदा क्या होता कि एक बार में ज्यादा ट्रेन का इनकमिंग आउटगोइंग हो सकता था। बट 2017 में इस चीज को ध्यान दिया नहीं गया, इसलिए ये 1962 के ब्रिज में तो रोड कम रेल ब्रिज है, पर 2017 का जो ब्रिज है ये ओनली रोड ब्रिज है, नॉट रोड कम रेल ब्रिज। सरायघाट वाला जो ब्रिज है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। अब ये एक बड़ा इशू है, इसको हम पॉलिसी इशू भी बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू भी। पॉलिसी इशू क्या, कि जब डिसाइड हो रहा था कि ऐसा ब्रिज बनाना है, तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए था कि इसको भी रोड कम रेल ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट बनने में अभी सालों लगेंगे, तब तक तो दिक्कत रहेगी बरकरार। और इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू क्या, कि इस पॉलिसी इशू की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक यहाँ पे रह गया। इन्हीं इश्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या कि इंडियन रेलवेज ने सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन अचीव तो कर लिया, बट फिर भी कुछ इश्यूज अभी प्रेजेंट हैं, जैसे लैक ऑफ फोरसाइट। अब ये इशू जो 2017 में सॉल्व नहीं हुआ, या 1962 में जब इसकी विड्थ नहीं बढ़ाई गई थी, तो खैर हम 1962 में जाके थोड़ी बोलेंगे कि पंडित नेहरू ने गलत किया। 2017 में तो हमारे पास मौका था, पंडित नेहरू को पानी पी पी कर गाली थोड़ी देना है। उन्होंने जितना होना था, भारत की पहली सरकार ने उन्होंने किया। तो 2017 में एक्चुअली यहाँ पे फोरसाइट की कमी दिखी। अब ये जिस भी लेवल पर हो, ये रीजनल लेवल पर हो, रेलवे लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, दैट इज अ मैटर ऑफ डिफरेंट डिस्कशन।
इसके वजह से यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रोड ब्रिज बनता है एंड अब कोई स्कोप नहीं बचता है, एक्चुअली नो स्कोप फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड लाइन ऑन द रेल रोड कम ब्रिज। मतलब ना तो इस वाले पर हम दूसरा लाइन बना सकते हैं और इसमें तो अभी नीचे हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम रेलवे ट्रैक लगा सके। सो ये लैक ऑफ फोरसाइट को दिखा रहा है कि हमने आगे का नहीं सोचा। दूसरा एक इशू क्या होता है आसाम में रेलवे को लेकर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि जस्ट अ मिनट, यूनिक इकोलॉजिकल चैलेंजेस। अब इकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है आसाम में? सपोज रेलवे ट्रैक बिछाने की बात की जाए, जैसे न्यू बोंगाई गांव से लेके अजारा रेलवे ट्रैक। अब यहाँ पे चैलेंज क्या होते हैं ना, कई बार एलिफेंट्स या फिर जो एडजोटेंट स्टॉर्क हैं, ये जो स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज के प्रोटेक्शन को लेकर नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल पर एफर्ट चल रहा है। बट इन रेलवे लाइंस पे कई बार एलिफेंट अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन हिट बाय द रेलवे इंजन और रेल, या ग्रेट एडजोटेंट स्टॉर्क है, कई बार वो हिट हुए हैं, तो इनकी डेथ भी होती है और एक इकोलॉजिकल चैलेंज भी पोज करता है। ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, इस चीज को याद रखना कि रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर एक इकोलॉजिकल चैलेंज भी बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के एक ऐसे इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमें काम तो करना है, बट हम अपने मन मुताबिक या नीड के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि इकोलॉजिकल चैलेंज भी साथ में बना है। दिस इज अनदर चैलेंज जो कि रेलवे के डेवलपमेंट को आसाम में थोड़ा रोकने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इशू पर आए कि और क्या इशू है, तो नेक्स्ट इशू हो जाएगा अर्बन कनेक्टिविटी डिक्लाइन। आप यहाँ एक इमेज देख सकते हैं किस तरह से इनकम्प्लीट ब्रिज है, बनाने का काम चल रहा है अभी इस पर। अर्बन कनेक्टिविटी डिक्लाइन क्या, सब अर्बन एंड अर्बन रेल सर्विसेज को लेकर। जब हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई लोकल्स की, या हम कलकत्ता के लोकल ट्रेन्स की बात करते हैं, या दिल्ली में भी लोकल ट्रेन्स, या दिल्ली में तो मेट्रो बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे अर्बन और सब अर्बन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। बट दैट थिंग इज लैकिंग हेयर इन आसाम। आसाम में अर्बन एंड सब अर्बन कनेक्टिविटी कम है एज कंपेयर्ड टू, या एज कंपेयर टू द नीड ऑफ कनेक्टिविटी। जितने लोगों का फुटफॉल होता है गुवाहाटी में, या जितने लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जितनी नीड है, उसके कंपैरिजन में कनेक्टिविटी बड़ी कम है। गुवाहाटी को नौगांव से कनेक्ट करना, या गुवाहाटी को सपोज रंगिया से कनेक्ट करना, रेलवे कनेक्टिविटी और इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी कम है। IIT गुवाहाटी को कनेक्ट करना इस पार्ट से रेलवे लाइन के थ्रू, वो बड़ी कम चीज़ है। हम रोड ब्रिज तो बना रहे हैं, पर रेलवे में ये एक इशू है जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया। देन गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस इशू क्या कि एक नीड फील की जा रही है कि असम में एक डेडिकेटेड कैबिनेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो कि एक्सक्लूसिवली किस सेक्टर में इंगेज रहेगी, रेलवे सेक्टर में। अब ये क्यों जरूरी है, ये एक प्रपोजल है, आई हैव मेंशन्ड दिस प्रपोजल जो कि न्यूज में बना था, इसलिए क्योंकि आसाम का जो रेलवे नेटवर्क है ना, ये सिर्फ आसाम के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स के लिए, चाहे वो मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जिनमें ऑलरेडी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उनके लिए आसाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उन स्टेट्स तक पहुंच पाएगा, एंड दैट्स वाई अगर आसाम में ऐसा कुछ पहल लिया जाए तो वो बाकी स्टेट्स में हेल्प करेगा ही। एंड सर्विस रिडक्शंस, जो कि यहाँ एक एग्जांपल मुझे क्या मिला न्यूज़पेपर से, सस्पेंशन ऑफ नारंगी पांडु शटल, ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, वो बाद में जाके चेंज भी हो सकते हैं, कि ऐसे जो ट्रेन है इनको सस्पेंड करना या इनकी फ्रीक्वेंसी कम कर देना, जैसे शताब्दी ट्रेन जो चल रही थी उसको डिसकंटिन्यू कर देना, इंटरसिटी वगैरह को डिसकंटिन्यू करना, फ्रीक्वेंसी कम करना। इसके वजह से भी रेलवे कनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग, चेंजेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, और फिर हमारे पास नए नए चैलेंजेस पोज करता है। तो फिर इससे आगे बढ़ने का रास्ता क्या, वे फॉरवर्ड क्या? वे फॉरवर्ड यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन करा है, पढ़िए वे फॉरवर्ड, एंड उसके साथ एक फ्रेज भी याद रखो, अ स्टिच इन टाइम्स सेव्स 9। मतलब अगर हमने जैसे सपोज ये शर्ट मैंने अभी पहना है और ये शर्ट में कहीं पर खरोंच लग गई, फट गया ये शर्ट, अब मुझे उसके वजह से ठंड लग रही है ना, या हमारे घर में मच्छरदानी है, मॉस्किटो नेट होता है लगाकर लोग सोते हैं, अब मॉस्किटो नेट में कहीं पर एक छोटा सा होल हो रखा है जिससे एक मच्छर आ जाता है, उसको हमने ऐसे मार के खत्म कर दिया, कभी दो आ गया हमने दो मार के खत्म कर दिया। लेकिन वो मच्छर के नेट को अगर हम छोड़ देंगे ना फटा हुआ, तो वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा और आगे फिर डेंगू मलेरिया के मच्छर काट सकते हैं, नुकसान होगा। इसलिए सही टाइम पर अगर सिलाई कर दी गई, सही टाइम पर जो भी इशू है उनको एड्रेस कर दिया गया, तो वो आगे के खर्चे से, आगे के इशू से हमें बचाएगा, राइट। ये हर केस में ये वाला फ्रेज काम आएगा आपके, याद रखें, वे फॉरवर्ड में ऐसे फ्रेज लिखने के काम आएगा। पहला क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एग्जांपल भी मैंने दिया है, लुमडिंग लोकोमोटिव फैक्ट्री। लुमडिंग
लोकोमोटिव फैक्ट्री। ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजिक मूव होगा गाइस, जिससे ना सिर्फ स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बल्कि लुमडिंग लोकोमोटिव फैक्ट्री से अगर सपोज हम वहाँ लोकोमोटिव इंजन्स बना रहे हैं या रेलवे के बाकी पार्ट्स डेवलपमेंट पे काम चल रही है, तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। एंड डबलिंग द सरायघाट ब्रिज, किस तरह से इसको डबल करना है, इसको लेकर डिस्कशन करने की बात है कि सरायघाट ब्रिज जो कि एक इंपॉर्टेंट बॉटल नेक बना हुआ है, बॉटल नेक जहां पर आकर चीजें फंस जाती हैं। पानी पीने का जो बॉटल होता है, ये जो पानी पीने का बॉटल है, इसके नेक पर आके चीजें फंस गई, तो इस बॉटल नेक को बढ़ाने का काम वो हम सरायघाट ब्रिज को डबल करके कर सकते हैं। देन रीइंस्टेट एंड इंट्रोड्यूस इंटरसिटी एंड सब अर्बन ट्रेन्स, जिस तरह से चाहे मुंबई में हो या फिर कोलकाता में हो या दिल्ली में हो, जिस तरह से अर्बन सब अर्बन ट्रेन्स की सर्विसेज हैं, वैसा सर्विसेज आसाम में भी बहाल करना। और इसके लिए हम लोग मॉडल्स अडॉप्ट कर सकते हैं सक्सेसफुली उन स्टेट से, कलकत्ता से, मुंबई से, जो सक्सेसफुली इस चीज को चला रहे हैं। अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस, की जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस है उनको अपग्रेड करना, नंबर ऑफ ट्रेन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ रेलवे ट्रैक के हेल्थ को भी मेंटेन करना, क्योंकि बिना रेलवे ट्रैक के हेल्थ को मेंटेन किए अगर हम ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हो, इसलिए रेलवे ट्रैक की हेल्थ के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। पानी का बॉटल ले होना। यहां पर एक बढ़िया एग्जांपल जो करंट से आप ले सकते हो, क्या एग्जांपल है, अमृत भारत स्कीम से रिलेटेड। रिसेंटली मैंने अमृत भारत स्कीम को डिस्कस किया था प्री सिक्योर में आपके। अमृत भारत स्कीम जहां पे पूरे इंडिया में अराउंड 103 रेलवे स्टेशन जो हैं उनको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। वहां पर लोकल थीम को ध्यान में रखा जाएगा, ये चीज भी मैंने बताया था। तो नौगांव का जो हैबरगांव रेलवे स्टेशन है, नौगांव वाले बड़े खुश होंगे, अभी देखकर भी अच्छा लगेगा हैबरगांव रेलवे स्टेशन का नाम सुनकर। ये जो हैबरगांव रेलवे स्टेशन है नौगांव का, इसको अभी रिसेंटली अमृत भारत स्कीम के अंदर इसको एक मेकओवर दिया गया है। इसमें बाकी जो फैसिलिटीज हो सकती हैं, बेसिक फैसिलिटीज, वो इंप्रूव किया जा रहा है। तो हम ऐसे इनिशिएटिव्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अमृत भारत स्कीम जैसी इनिशिएटिव, जिससे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। कुछ और वे फॉरवर्ड, जैसे एक सेपरेट ऑपरेशनल कंट्रोल फॉर आसाम रेलवे जोन। नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए अगर डेडिकेटेड सपोज नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जोन जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है, अगर हम डिटैच कर दे आसाम अलीपुरद्वार कटिहार डिवीजन को फ्रॉम मालीगांव हेडक्वार्टर, तो मालीगांव का जो जोन है ना, इनके ऊपर से थोड़ा प्रेशर कम होगा। कटिहार वाले डिवीजन को हम पीछे कर देंगे, नॉर्थ ईस्टर्न जोन में डाल सकते हैं, तो उससे जो कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट का जो रेलवे का पार्ट होगा, जिसमें आसाम आएगा, आसाम के अलावा बाकी स्टेट्स आएंगे, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन पे प्रेशर थोड़ा कम पड़ेगा। जब प्रेशर वर्क का कम पड़ेगा तो हो सकता है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, या फिर इनके पास फंड ज़्यादा रहेगा तो उस फंड को ये डेडिकेट कर पाएंगे ज़्यादा डेवलपमेंट में। ये चीज़ एक यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। दूसरा क्या, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो चाहे आसाम के पॉलिटिकल लीडर हो या बाकी फिर इंडिया के नेशनल लेवल पे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, अगर वो ये पॉलिटिकल विल दिखाएं कि हमें डेवलपमेंट सही करना है, हमें क्या करना है। जैसे कई बार इफ़ यू पे अटेंशन, तो जब ममता दीदी रेलवे मिनिस्टर थी या फिर रेलवे मिनिस्टर बंगाल से थे, तो देयर वर मेनी ट्रेन्स स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बंगाल। ये एक पॉलिटिकल मोटिव को फुलफिल करने की बात होती है, और इसमें बिल्कुल बोलने में कोई हिचक नहीं है, एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। एंड इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू ममता दीदी के अलावा बाकी जो भी रेलवे मिनिस्टर्स अलग अलग रीजन से बनते आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जोन पर, उस पर्टिकुलर रीजन से ज़्यादा ट्रेन से स्टार्ट की, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की। तो वो पॉलिटिकल विल अगर अपने पॉलिटिकल मोटिव को भुलाकर बाकी पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए किया जाए तो बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। देन एक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, जहां पे एक एग्जांपल तुम बढ़िया दे सकते हो, कोकराझार गेलेपू लाइन का। ये जो गेलेपू लाइन है, ये भूटान का पहला रेलवे लिंक बनने वाला है। अब कोकराझार और भूटान को जब रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाएगा, तो ये ना सिर्फ आसाम और भूटान के बीच कल्चरल एक्सचेंज, बल्कि कल्चरल के साथ साथ इकोनॉमिक एक्सचेंज को भी और प्रमोट करेगा। एंड जिस बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में यहाँ पर इस रेलवे लाइन को आगे डेवलप करने का बात हो रहा है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से गुजार कर, तो वो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा। जो लोकल बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं, या जो लोग हैं, उनके कम्यूटेशन के लिए नई फैसिलिटीज मिलेंगी। सो रीजनल डेवलपमेंट का भी काम होगा। ये सारे वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स हैं, जिससे कि हम लोग जो इश्यूज हैं आसाम में रेलवे को लेकर, उन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं।
नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक, अब आपके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक पे जो भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकता है, जिसे आपको 250 वर्ड्स में 3 to 4 पेज में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंटीग्रेटिंग सॉफ्ट स्किल्स इनटू एडुकेशन, कि किस तरह से हम लोग एडुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स को एडुकेशन में इंटीग्रेट करना, एडुकेशन में सॉफ्ट स्किल्स को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, आप यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखो, जैसे एक न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है, इंडियन स्टूडेंट्स नीड टू वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स, एक्सपर्ट्स ओपिन। एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को अपने सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करना है सो दैट वो जॉब रेडी हो सके, मार्केट रेडी हो सके, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के साथ compete कर सके। दूसरा क्या, सॉफ्ट स्किल्स स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर लाइफ बियॉन्ड एग्जाम्स, कि सॉफ्ट स्किल्स नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, अपकमिंग फ्यूचर के लिए यूथ का एक बड़ा डिमांड है एग्जामिनेशन से कहीं ज्यादा। अब हम यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड में डाटा देखते हैं that India produces a large pool of graduates annually. However, India Skills Report 2024 shows that only about 50% are employable. ये बड़ी कंसर्न की बात है कि जितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं उसमें से बस 50% ही हैं जो कि सही मायने में सही ढंग का एम्प्लॉयमेंट लेने के लायक है। नाउ दिस थिंग इज रियली कंसर्न कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेक्निकल स्किल्स कम होने की वजह से या सॉफ्ट स्किल्स कम होने की वजह से। आज के सेशन में हम लोग सॉफ्ट स्किल्स की बात करेंगे। एंड दिस गैप लाइज नॉट ओनली इन टेक्निकल स्किल, जैसा कि मैंने बोला, बट ऑल्सो इन सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स जो आपको एज ए ह्यूमन भीड़ के बीच स्टैंड करने के लायक बनाते हैं। सपोज एक जगह पर 100 लोग हैं, अगर आपको बोलना आता है, आपके जेस्चर्स पोस्चर सही हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे से, तो वो स्किल्स ना, वो जो फीचर्स हैं वो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। और ये जो दुनिया है जहां पर लोग compete कर रहे हैं, रैट रेस में लगे हुए हैं जॉब पाने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए, आप उसमें एक स्टेप आगे निकल जाओगे, राइट। यहाँ पे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करते हैं कि एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इट एम्फसाइजेस होलिस्टिक एजुकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बट स्टिल सॉफ्ट स्किल्स को अभी भी इसमें सही तरीके से करिकुलम में ऐड करना वो पूरा नहीं हो पाया है या लिमिटेड है, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड एजुकेशन में। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया सॉफ्ट स्किल्स वैसे स्किल्स हैं जो आपके ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी के ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स, अब सपोज आप एक ऑफिस के पार्ट हैं या फिर ऑफिस में आपको लीडरशिप पोजीशन दिया गया है, तो लीडरशिप पोजीशन दिया है, आप अपने ऑफिस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंटरपर्सनल स्किल्स आपके पास होना चाहिए। टीम स्पिरिट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, टीम स्पिरिट, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव टीम स्पिरिट तो आप टीम के साथ रह के काम कैसे करोगे, आप टीम को तोड़ दोगे। टीम को तोड़ना नहीं है, टीम के साथ रह के आगे बढ़ना है। टीम स्पिरिट इज वेरी नेसेसरी। सोशल ग्रेस, बिहेवियरल ट्रेड्स, बिजनेस एटिक्वेट्स, नेगोशिएशन स्किल, ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब बिजनेस एटिकेट की बात करते हैं। बिजनेस एटिकेट क्यों जरूरी है? ऐसा नहीं होता है कि आपके पास काफी पैसा है तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया वो चल गया। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं, चाहे एलन मस्क की बात करें या अंबानी की बात करें, इन सब ने कहीं ना कहीं वेरी हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत की, लेकिन इनके अंदर वो कैपेबिलिटी थी, वो एटिकेट्स थे कि उन्होंने हम्बल बैकग्राउंड से शुरुआत करके चैलेंजेस फेस करने के बाद भी बिजनेस के फील्ड में अपना नाम बनाया। तो ये वैसे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हमेशा पहले एलन मस्क को भी रिक्वायर्ड थे, अभी आपको भी रिक्वायर्ड है ना। इन्हें ही हम सॉफ्ट स्किल्स के नाम से बुलाते हैं। एंड क्यों आजकल ये मैटर करते हैं? क्योंकि चेंजिंग जॉब मार्केट में जहां पे आपको एआई से compete करना है, तो एआई से compete करने के लिए अगर एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एचआई मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो कि इन सॉफ्ट स्किल से बनने वाला है, आपके पास वो इंटेलिजेंस होना चाहिए ना, वो स्किल्स होना चाहिए, तब आप एआई को पीछे छोड़ पाओगे। ऑल्सो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, आप में से कई लोग इस पर होंगे, अवेयर भी होंगे, जहां पे लोग अपने स्किल्स को, प्रोफेशनल स्किल्स को दिखाते हैं। लिंक्डइन ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% रिक्रूटर्स ये बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स या फिर जो लोग भी जॉब पाने के लिए जा रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, राइट, जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में लगे हैं, दे फेल बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स कम होने की वजह से 89% रिक्रूटर्स का बिलीफ है कि हायरिंग नहीं हो पाती अच्छे से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट की बात करो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा तुम्हारे, ऐसी चीजें है ना, ये पॉइंट्स अब प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और वैल्यू एडिशन का काम करेंगे आंसर में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोल रहा है, उसका एक रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, ये याद रखो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। वो क्या बोल रहा है कि टॉप स्किल्स अभी जो है वो रेजिलियंस है, एडेप्टेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एम्पैथी है, और ये सारी चीजें ना आपको बेटर ह्यूमन बना रही है।
ये सब सॉफ्ट स्किल का पार्ट है जो आपको इन वर्क को परफॉर्म करने में, टीम स्पिरिट दिखाने में, अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने में, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, जो आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, आसाम के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि आसाम के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्ट स्किल्स के क्या स्टेटस है, तो आसाम एक फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी है जिसके पास जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल इज एक्चुअली अनटैप्ड। मतलब पोटेंशियल का जितना इस्तेमाल होना चाहिए था, जिस तरह से पोटेंशियल को सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए थी, वो अनटैप्ड रह गया। सूरज की रोशनी की बात कर रहे हैं, एक चीज देखो हमेशा याद रखना कि हम में से हर कोई चाहता है कि हमें सूरज की रोशनी मिले, हमें सूरज का प्रकाश मिले, हम निखरे, है ना, लोग हमारे बारे में जाने। पर यह भी याद रखिए कि सूरज की जब रोशनी मिलती है ना, जब आपको प्रकाश मिलता है, जब आपको लाइमलाइट मिलता है सूरज की रोशनी की, तो उसके साथ साथ तपिश भी आती है, गर्मी भी आती है। वो अगर गर्मी झेलने लायक हो तुम, अगर वो तपिश तुम झेल सकते हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से, आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह से सोना तप के कुंदन बनता है ना, तो अगर आपको भी सूरज के जैसा चमकना है, सूरज की रोशनी में चमकना है, तो उसकी तपिश बर्दाश्त करने के भी लायक बनो। ठीक है, रिमेंबर इट। अब हम इस अनटैप्ड पोटेंशियल की बात करते हैं कि असम में जो पोटेंशियल है स्पेशली यूथ रिलेटेड, वो काफी बढ़िया पोटेंशियल है, बट अनटैप्ड रह गया है, अभी तक उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पाया है, प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं मिला। इन सारे सेक्टर्स में जहां पे जॉब मिल सकते हैं, जैसे एग्री बिजनेस, आईटी, बाकी सर्विस सेक्टर्स, टूरिज्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या, एंटरप्रेन्योरशिप पुश इन आसाम, डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, चाहे हम स्टार्टअप आसाम की बात करें या फिर हम एडवांटेज आसाम की बात करें, राइट, या हम आसाम स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करें, ये सारे जो मिशन हैं, ये सारे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, इन सारे प्रोग्राम में एक चीज कॉमन है कि सरकार भी, या फिर सरकार जिनके साथ पार्टनरशिप करेगी, पीपीपी मॉडल पे वर्क करेगी, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ आपके पास टेक्निकल नो हाउ, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास बाकी स्किल्स भी होनी चाहिए जो आपको सही मायने में बिजनेस करने के लायक बनाएगा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाएगा, है ना, आप बिजनेस के केस में भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन सोशल चैलेंजेज इन आसाम की हम बात करते हैं कि आसाम में जो सोशल चैलेंजेज हैं, जैसे फ्लड रिलेटेड इशू हो गया, या कभी कभी एथनिक डाइवर्सिटी को लेकर माइग्रेशन होता है या क्लैशेस हो जाते हैं, ये इशू भी ऐसे इशूज हैं जिनकी वजह से सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है। एज ए सिविल सर्वेंट भी, चाहे आप एसीएस बनो, चाहे आप एपीएस बनो, चाहे आप अकाउंट ऑफिसर बनो, चाहे आप बीडीओ बनो, या आप किसी भी सर्विसेज में रहो, आपके अंदर जो सॉफ्ट स्किल है, वो सॉफ्ट स्किल आपको सरकारी बाबू नहीं, बल्कि आपको सरकारी सेवक, जनता का सेवक बनाने में हेल्प करेगा। एंड दैट्स व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर नेसेसरी फॉर इवन सिविल सर्वेंट्स, है ना। ना अब हम देखते हैं कि ये करंट गैप असम में कैसे बना हुआ है, नीड और असम का स्टेटस तो हमको समझ में आ गया, गैप क्या है। तो असम में ये सॉफ्ट स्किल को लेकर गैप जो है, उसका एक मेन रीजन क्या हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो मेनली लर्निंग एंड एग्जाम परफॉर्मेंस, रोट लर्निंग एंड एग्जाम परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। रोड लर्निंग, रट रट के एग्जाम निकाल लेना, कई लोग तो सिविल सर्विसेज के लिए रटने पे जोर डालते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपने 10th रट के पास किया हो, 12th रट के पास किया हो, वो रोड लर्निंग आपको एडुकेटेड तो बना देगा, पर आपको पूरी तरह से शिक्षित समझदार नहीं बनाता है, और आगे जाके फिर आप चैलेंजेस फेस करते हो। पहला एक ये इशू हो गया। देन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड रूरल कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स दे डू नॉट ओनली लैक सॉफ्ट स्किल्स बट अदर टेक्निकल स्किल्स एज वेल, जो आपको मार्केट रेडी नहीं बना पाता, स्पेशली उनका रूरल रीजन में होना, टेक्स्ट बुक नॉलेज से बाहर नहीं जा पाना। इसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, इसमें उस यूथ की गलती नहीं है, इसमें गलती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करवाने की, है ना। तो वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डिसीजन सही होना चाहिए। लिमिटेड एक्सपोजर, लैंड लॉक्ड रीजन का होना, और साथ ही साथ प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन होना, ये सारी चीजें ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कनेक्टिविटी कम है, लैंड लॉक्ड रीजन है, इसके वजह से जो मैंने बताया कि अनटैप्ड पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल अंदर कहीं दबा रह जाता है। एक तुम खुद अपने आसपास की सोसाइटी को देखो कि जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को, जिन्हें भी, जिन यूथ को मौका मिला कि वो सपोज गुवाहाटी से बाहर निकलकर या गुवाहाटी तक पहुंचे, कई लोग तो आसाम के कई रूरल एरिया से, गांव से निकलकर पहले गुवाहाटी तक नहीं आ पाते, वो भी मौका नहीं मिल पाता, कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कभी बाकी कंस्ट्रेंट्स। जो लोग गुवाहाटी से निकलकर सपोज दिल्ली गए, मुंबई गए, चेन्नई गए, है ना, या इंडिया के बाहर दूसरे नेशंस में गए, डेवलप्ड नेशंस में, वहां जाकर उन्होंने पढ़ाई की, वहां जाकर उन्होंने जॉब किया, वहां जाकर उन्होंने स्किल्स सीखी, तुम खुद देखो कि उनका डेवलपमेंट कितना बढ़िया हुआ। या आज आप लोग जो अपने घरों में बैठकर भी यूट्यूब से अगर स्किल्स सीख पा रहे हैं, अब इंटरनेट एक बढ़िया मीडियम बना है, बट ये कनेक्टिविटी भी, इंटरनेट का यूज भी लोगों को किस तरह करना है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, सिर्फ रील्स देखकर या इंटरनेट से क्रिएटिविटी सीखकर, दोनों चीजें।
तो इन सब की वजह से भी लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से गैप रह जाता है। एंड ओल्ड पेडागोगी, पेडागोगिकल चेंज भी मतलब टीचिंग मेथड से रिलेटेड चेंज जो कि स्कूल्स में कॉलेजेस में जरूरी है, जहाँ पे रटने पर नहीं अगर सिखाने पे जोर दिया जाए, जहाँ पे ये सिखाया जाए जो बुद्ध ने कभी सिखाया था कि अपनी जर्नी को सीखने पर ध्यान दो, गोल के डिजायर को लिमिट करो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा जिसमें सॉफ्ट स्किल का भी डेवलपमेंट आता है। राइट, इस तरह से ये करंट गैप्स आसाम में दिखते हैं। हम इन्हें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाकर कैसे सही कर सकते हैं? तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि न्यूज़पेपर में ही मेंशन थे, जैसे फिनलैंड का प्रैक्टिस। फिनलैंड में क्या है, यहाँ पर सोशल, इमोशनल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स अर्ली एज से सिखाए जाते हैं, जो आपको कई बार प्रोजेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशंस या पीयर असेसमेंट के ड्यूरेशन पार्ट बनते हैं, पीयर असेसमेंट का या प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट का पार्ट बनते हैं इन स्किल्स को सिखाने में। डेनमार्क पहले 6 मंथ ऑफ स्कूल जो है ना, वो इम्पैथी, डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाने में करता है। सिंगापुर की बात करें, और इन सब नेशन में एक चीज कॉमन देखो, चाहे वो फिनलैंड हो, डेनमार्क हो, सिंगापुर हो, जापान हो, दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सिंगापुर जो है वो कैरेक्टर एंड सिटीजनशिप एजुकेशन टू बिल्ड टीम वर्क, रेजिलियंस, इमोशनल रेगुलेशन, अगेन सॉफ्ट स्किल्स पे जोर दे रहा है। जापान, अब जापान की चाहे हम इकिगाई टेक्निक की बात करें या यहाँ पे इक्यूरो चिकारा टेक्निक, मतलब जस्ट फॉर लिविंग, जो कि इमोशनल रेजिलियंस एंड कोलैबोरेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है। ये सारी चीजें वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स को एक्चुअली प्रमोट करती है। राइट, सो वर्ल्ड के इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का एग्जांपल, इसको ना अपने मेंस के लिए याद रखना, ये तुम्हारे मेंस के आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करेगा, वैल्यू एडिशन का काम करेगा। ठीक है, और ये सब देखो बार बार बोल बोल के इतने डिटेल में एक्सप्लेन करके इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे मेंस के आंसर सही हो और प्रीलिम्स में एक्चुअली में बेनिफिट मिले। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं रात को 8 बजे बैठकर अभी आपके लिए डिटेल में सेशन रिकॉर्ड करूं, 10-15 मिनट 20 मिनट में खत्म करके घर भागने की सबको जल्दी पड़ी रहती है, लेकिन उस जल्दी से कुछ हासिल नहीं होता है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि सॉफ्ट स्किल्स हो या बाकी स्किल्स, उनको सिखाने में एक इंपॉर्टेंट रोल है इंस्टीट्यूशंस का भी, टीचर्स का भी, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम भी अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अगर मैं इसे फुलफिल कर रहा हूँ देन यू शुड ऑल्सो लर्न। वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं? वे फॉरवर्ड हम लिख सकते हैं इनकॉर्पोरेटिंग सॉफ्ट स्किल्स इनटू द सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी और स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम, स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऑफ आसाम या हायर सेकेंडरी करिकुलम में इनको ऐड करना। लिवरेजिंग आसाम्स कल्चरल एसेट्स, जैसे अगर हम बिहू टीम की बात करें या ग्रुप थिएटर्स की बात करें, ग्रुप थिएटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आसाम। फिल्म से, जो फिल्म हम मल्टीप्लेक्स में देखते हैं उससे कहीं ज्यादा कनेक्शन ग्रुप थिएटर में होता है, तो अगर हम इनका यूज करके भी सॉफ्ट स्किल प्रमोट करें बड़ा अच्छा होगा। गुणोत्सव असेसमेंट जो है, अब गुणोत्सव असेसमेंट को अगर हम कनेक्ट कर लें सॉफ्ट स्किल्स के ट्रैकिंग से तो कितनी अच्छी बात होगी। वहां पे सिर्फ स्टूडेंट कितना पढ़ा, कितना लिटरेट हुआ, सिर्फ वो नहीं, सॉफ्ट स्किल से कनेक्ट किया जाएगा गुणोत्सव असेसमेंट को। ठीक है, देन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज अ गुड इनिशिएटिव, जिससे ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट के भी काम आएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सॉफ्ट स्किल्स देने में। सॉफ्ट स्किल्स को असेसमेंट सिस्टम में इंक्लूड करना एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसके प्रोविजंस को सही से इंप्लीमेंट करना, या नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी में सॉफ्ट स्किल्स जो है, सॉफ्ट स्किल्स को सही से इंक्लूड करना, उसके जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे लीडरशिप लेसन्स हैं या फिर सस्टेनेबिलिटी की बात है या फिर टीम स्पिरिट डेवलपमेंट करने की बात है या आपके इंटर पर्सनल स्किल्स डेवलप करने की बात है, इन सारी चीज़ों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया जा सकता है और उसे इंप्लीमेंट करवाना। अब इन सॉफ्ट स्किल्स पर बेस्ड एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखिए इसका और चेक करवाइए अपने टीचर से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइज ऑफ असमित सिनेमा। नेक्स्ट टॉपिक जो आज के आसाम प्रहरी का है वो असमित सिनेमा के राइज पर है कि किस तरह से आसाम में असमित सिनेमा का राइज हो रहा है। राइट, हम इसके लिए इसे हम जीएस पेपर 5 में क्लासिफाई करेंगे। तो राइज ऑफ असमित सिनेमा के लिए सबसे पहले हमें असमित सिनेमा की रिच हिस्ट्री के बारे में मालूम करना है। रिच हिस्ट्री की हम बात करें तो हम जानते हैं कि असमित सिनेमा जो है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया होने के बाद भी जो ड्यू रिकॉग्निशन है वो नहीं मिल पाता है। ये चैलेंज भी हमें डिस्कस करना है कि क्या ऐसे इश्यूज हैं जिसके वजह से जो रिकॉग्निशन ड्यू है असमित सिनेमा को, है ना, लिंग्विस्टिक जो सिनेमा है जो असमिज लैंग्वेज में बनाया जा रहा है, असमिज कल्चर को पूरी तरह से दिखाया जा रहा है, उसको वो ड्यू राइट क्यों नहीं मिला। वी विल स्टडी दिस चैलेंज एज वेल। जिसकी शुरुआत होती है जॉयमती मूवी से।
अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में भी आया था। हम इनके डायरेक्टर के नाम में तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि श्रीमान ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्ट कल्चर सोसाइटी के डेवलपमेंट में दिया, ये इसके डायरेक्टर थे। पर क्वेश्चन में अब डायरेक्टर के अलावा प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर भी पूछे जा सकते हैं। तो तुम लोग एक बढ़िया अपना काम क्या करो ना, जैसे आज फिल्म की ही बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 फिल्म्स बनाए हैं। मतलब कई ऐसे फिल्म्स हैं, कई ऐसे एक्ट्स हैं जिन्होंने आसामीज सिनेमा को, असमीज कल्चर को एक नई पहचान दी है। फिर भी उनमें से अगर हम 4 ढूंढने की कोशिश करें तो एक तो जॉयमती मूवी हो गई, ठीक है। देन उसके बाद जानू बरुआ जी का, एंड ही इज रियली लीडिंग असमीज सिनेमा इवन नाउ। आज भी असमीज सिनेमा को, असमीज आर्ट को ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लीड कर रहे हैं, राइट। इनसे रिलेटेड एक बढ़िया अभी पीआईबी में भी जब सॉरी नेशनल लेवल पे जब मीट चल रहा था, अभी वेब समिट जब चल रहा था, तब भी इन्होंने इस टॉपिक को रखा कि असमीज सिनेमा को रिकॉग्निशन की जरूरत है, उनमें ये चेंजेस करने की जरूरत है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, जिससे कि ड्यू रिकॉग्निशन मिल सके, राइट। विलेज रॉकस्टार मूवी की बात करें या बाघजन मूवी की बात करें, तो इन तीनों मूवी से रिलेटेड ना तुम एक काम करो, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स है ना, जैसे इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर के साथ साथ इसके प्रोड्यूसर्स कौन है, इसमें म्यूजिक कंपोज किसने किया है, इसकी ये स्टोरी लाइन क्या है, इनको कौन से अवार्ड्स मिले थे, ये एक शॉर्ट नोट तुम लोग बना लो, राइट। और खुद से बनाओ, थोड़ा रिसर्च करके बनाओ, क्योंकि खुद से मेहनत करोगे, मैगी पका पकाया खा लेने से हेल्थ खराब होता है, लेकिन खुद से रोटी दाल चावल सब्जी बनाए तो हेल्थ भी अच्छी रहती है। थोड़ा इस पर मेहनत करोगे तो आपके पास ना पॉइंट्स अच्छे कलेक्ट होंगे, याद रहेगा आपके ज़्यादा दिनों तक, ठीक है। तो ये एक लेगेसी है, एक रिच जर्नी है। आप इन डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, इन आर्टिस्ट की डिटेल में यहाँ पे वो चारों मूवीज मेंशन्ड है ना, आप देख सकते हो उनके पोस्टर्स भी, लेजेंडरी एक्टर, राइट। विलेज रॉकस्टार एंड बाघजन मूवी भी, इन चारों के बारे में डिटेल बनाना है। और ये मूवी अभी थिएटर में काफ़ी अच्छी चल रही है, एंड आई एम हियरिंग वेरी गुड रिव्यूज भाईमोन दा के ऊपर। ये मूवी अभी तो आई। तो मुझे एक बात बताओ, जिन लोगों ने सिनेमा देखा है और जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है या प्लान कर रहे होंगे, कैन यू टेल मी दिस मूवी इज बेस्ड ऑन विच आर्टिस्ट, किन आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड है? इन आर्टिस्ट का क्या रोल था? मतलब ये मूवी डायरेक्शन का काम कर रहे हैं, ये एक्टिंग का काम कर रहे हैं, ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर रहे हैं, ये लिरिक्स राइटिंग का काम कर रहे हैं, क्या रोल था इनका, किन के ऊपर ये बेस्ड है ना? ये इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिए। उसके बाद उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने किस तरह से डायरेक्शन के फील्ड में, मूवी प्रोडक्शन के फील्ड में काम किया, सोसाइटी के किन किन इश्यूज को रिप्रेजेंट किया। सो कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। मूवी देखिए, एंजॉय करना भी अच्छी बात है, पर ये इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करिए, ओके। इसलिए मैंने ये पोस्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो करंट अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन एसएमएस सिनेमा का कैसे चल रहा है? जस्ट अ मिनट। पहला क्या, यंग प्रोफेशनल्स। अब यंग प्रोफेशनल्स चाहे डायरेक्शन से रिलेटेड हो, सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे वो लिरिक्स राइटिंग से रिलेटेड हो, या फिर यंग प्रोफेशनल्स जो एक्टर हैं वो भी, एक्ट्रेस जो हैं वो भी, इनके यंग टैलेंट के वजह से असमिया सिनेमा को एक नई पहचान मिल रही है। कुछ चैलेंजेस है, जिन चैलेंजेस को दूर करने से और पहचान मिलेगी। इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस का डेवलपमेंट। ये इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेस का एक बढ़िया फायदा क्या होता है, जैसे आप एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ टीवीएफ का, है ना। टीवीएफ के बारे में तुम सबने सुना भी होगा, इसके कई पॉपुलर वेब सीरीज या मूवीज भी हैं। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस के रूप में शुरू हुआ था, शुरुआत इसकी वैसे ही हुई थी। कुछ लाइक माइंडेड पीपल मिले जिनका कोई रिच फिल्मी लेगेसी नहीं था, बहुत रिच फिल्म ट्रेडिशन से नहीं आते थे, करण जौहर वाले स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले से नहीं आते थे, बट फिर भी इन्होंने लाइक माइंडेड पीपल ने मिलकर अच्छे स्क्रिप्ट को प्रमोट किया, अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेस को जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको प्रमोट किया, और आज टीवीएफ अच्छा कंटेंट प्रमोट कर रहा है, राइट। तो अच्छे इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस से अच्छा ग्रोथ होता है। कंटेंट डाइवर्सिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कंटेंट चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या फिर डिफरेंट नैरेटिव से रिलेटेड हो, जेंडर पॉलिटिक्स को बताने की बात हो, आइडेंटिटी क्लासेस होते हैं या आइडेंटिटी को लेकर क्या लोगों का स्ट्रगल चल रहा है उसकी बात हो, इन सारे कंटेंट को रिप्रेजेंट करना, जिससे अलग अलग ऑडियंस को हर तरह का टेस्ट मिलता है। सिर्फ वो, नो डाउट सलमान खान इज ए गुड एक्टर, बट सिर्फ सलमान खान जैसी एक थीम पर मूवी बनाना, एक मास हीरो वाला, सिर्फ उसी थीम पर अगर मूवी बनते रहेगी या किसी और पर्टिकुलर थीम पर मूवी बनती रहेगी तो ऑडियंस का टेस्ट भी डेवलप नहीं होगा, फिर आपको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इन डिफरेंट थीम्स पर मूवी बनाने से भी अभी करंट में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं।
ऑल्सो करंट में चेंज की हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ओटीटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे रील ड्रामा, क्लिक, यूट्यूब। अब रील ड्रामा, क्लिक और यूट्यूब के अलावा क्या कोई और यूनिक ओटीटी प्लेटफॉर्म है या प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एसएमएस सिनेमा या एसएमएस वर्क को देख सकते हो? देन यू कैन इंक्लूड इन द एग्जाम्पल्स, आप इंक्लूड कीजिए एग्जाम्पल में, इवन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। डिजिटल राइट्स सेल प्रोवाइड्स एडिशनल रेवेन्यू। डिजिटल राइट्स जो हैं, फिल्म के डिजिटल राइट्स हो, अब वो चाहे फिल्म के सॉन्ग से रिलेटेड हो या स्क्रिप्ट से रिलेटेड हो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे, यही है गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल GAFF 2025, जिसमें ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के अलावा बाकी नेशंस, नेपाल, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान, टर्की, ईरान, अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। आज एक क्वेश्चन भी मैं तुम्हें ईरान के मैप से बेस्ड, वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो इन सब के जो रिच फिल्म्स हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। इसके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कि फर्स्ट फिल्म जिसको प्रेजेंट किया गया, जिसे अवार्ड मिला, किस एक्टर को, किस आर्टिस्ट को अवार्ड मिला है, ऑल थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड रिलेटेड टू GAFF, गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल, राइट। विमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना, इन सब चीज़ों से अभी जो प्रेजेंट एसामीज फिल्म इंडस्ट्री है, इस प्रेजेंट एसामीज फिल्म इंडस्ट्री का ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ हो रहा है, अभी प्रेजेंट में ग्रोथ हो रहा है, जो अपने रिच लेगेसी को आगे बढ़ाकर ले जाने का काम कर रहे हैं। बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेज, फिर भी अभी कुछ चैलेंजेज हैं। अच्छा, चैलेंजेस पे आने से पहले एक और देख लो, इकोनॉमिक इम्पैक्ट थ्रू बॉक्स ऑफिस। जैसे फिल्म्स लाइक भाईमोंदा जो अभी थिएटर्स में है एंड इट इज अर्निंग गुड, अच्छा इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रही है, या विदुर भाई जो कुछ सालों पहले आई थी, या मिशन चाइना जिन्होंने अच्छा कलेक्शन शुरुआत किया था, तो इससे बढ़िया इकोनॉमिक फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, जो दूसरे अलाइड सेक्टर को भी बूस्ट करने का काम करता है। जैसे माजुली या काजीरंगा में अगर सपोज मूवीज की शूटिंग हो रही है तो इनके यहाँ टूरिस्ट लोकेशन या फिर बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी ग्रो करेंगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कल्चरल एक्सपोर्ट हो रहा है। व्हेन समवन इज विटनेसिंग द कल्चर ऑफ आसाम, अगर कोई पर्सन आसाम का कल्चर गुजरात में बैठकर देख रहा है, तमिलनाडु में या फिर लंदन में या दुबई में बैठकर देख रहा है, तो लंदन, दुबई, गुजरात, आसाम, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में बैठकर देख रहा है, तो उससे कल्चर का भी तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, सॉफ्ट पावर को एक्सप्लोर किया जा रहा है। वेब्स समिट उसमें एक अच्छा मीडियम है। वेब्स समिट में भी आसाम के जो आर्टिस्ट थे, जैसे श्री जानू बरुआ जी और बाकी सीनियर आर्टिस्ट ने आसाम को रिप्रेजेंट किया, वहां पर एक अच्छा डिस्कशन भी हुआ असमित सिनेमा को लेकर। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हो, असमित फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स ज्वाइन द डिस्कशन ऑन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिनेमा इन नॉर्थ ईस्ट एट वेब्स 2025, राइट। अब चैलेंजेस क्या है? तो चैलेंजेस हैं, जो प्रेजेंट के चैलेंजेस हैं वो फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट को लेकर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट तो है बट उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। जैसे एक फिल्म सिटी चाहिए, हालांकि ये फिल्म सिटी बनाने में पैसे लगेंगे, बट अगर सपोज स्टेट गवर्नमेंट PPP मॉडल पर भी इसका डेवलपमेंट कर ले, कि स्टेट के पास बाकी जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, बट फिर भी मान लो कि जैसे गवर्नमेंट जॉब से उनमें पैसे फंड एलोकेट करने हैं, या फ्लड हिट रीजन रहता है तो उसके लिए फंड चाहिए, तो PPP मॉडल पे भी अगर फिल्म सिटी का डेवलपमेंट किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू एड्रेस हो जाएंगे। लिमिटेड थिएटर एंड स्क्रीन्स, थिएटर एंड स्क्रीन्स भी अगर रीजनल सिनेमा को ज़्यादा स्पेस दें, तो जब रीजनल सिनेमा को ज़्यादा स्पेस दिया जाएगा या सिंगल थिएटर को प्रमोट किया जाएगा जहाँ पे रीजनल सिनेमा, क्योंकि मल्टीप्लेक्स तो गुवाहाटी जैसे सिटीज़ में होंगे या बड़े सिटीज़ में होंगे आसाम के, जो रूरल एरियाज हैं या सब अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे सिंगल थिएटर्स को सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए जिससे फिल्में चलें। मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वीक मार्केटिंग की वजह से, जैसे पहले मदर इंडिया मूवी ऑस्कर के लिए गई, अब ये मदर इंडिया मूवी ऑस्कर के लिए गई या बाकी मूवी जब ऑस्कर के लिए जाती थी पहले, इंडिया से जब भेजा जाता था, तो हम मार्केटिंग ही नहीं कर पाते थे, वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे ग्लोबल लेवल पर, तो कोई देख ही नहीं पाता था। अब जब धीरे धीरे OTT ने, इंटरनेट में इसमें अच्छा रोल प्ले किया है और अब मार्केटिंग के नए आइडियाज भी सीखे हैं फिल्म मेकर्स ने, तो जब मार्केटिंग बढ़िया किया जाता है ना, तो ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन भी मिलता है। और जो स्किल गैप्स हैं ट्रेंड टेक्नीशियंस का, अब ट्रेंड टेक्निकल यूथ या ट्रेंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स वो प्रेजेंट तो हैं, पर वो काम की तलाश में असमित सिनेमा को छोड़कर इंडिया में बाकी जो अलग अलग और सेक्शंस में सिनेमाज बन रहे हैं या जो मुंबई बेस्ड सिनेमा इंडस्ट्री है वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि सबको लाइवलीहुड अपना कमाना रहता है, वो एक बड़ा नीड बन जाता है। तो इन सब की वजह से चैलेंजेस प्रेजेंट हैं। हम इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ वे फॉरवर्ड तुम्हारे लिए डिस्कस किए हैं। जैसे क्या, गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी या ग्रांट्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थ्रू, अभी मैंने फिल्म सिटी की बात की थी, राइट, तो इनके थ्रू गवर्नमेंट ना
फिल्म मेकिंग को आसाम में रीजनल लेवल पे काफ़ी हद तक प्रमोट कर सकती है, रीजनल सिनेमा पॉलिसीज डेवलप करके प्रमोट कर सकती है, स्ट्रेंथनिंग द फिल्म इकोसिस्टम। अब फिल्म इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे थिएटर की बात करेंगे, स्मॉलर टाउन में सिंगल स्क्रीन थिएटर पहुंचेगा, या फिर सपोज फिल्म शूटिंग के लिए, अब फिल्म शूटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिल्म शूटिंग के लिए स्पेस चाहिए। कई बार आप रात को या दिन को देखो तो ये जैसे सामने जू रोड है या कॉमर्स कॉलेज का जो फ्लाईओवर है चांदमारी वाला, वहाँ पर भी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। अब एक तो क्राउडेड रीजन पहले से है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, एक्सीडेंट होने के चांस हो जाते हैं, या फिर स्पेस नहीं मिल पाता है आर्टिस्ट को इजीली परफॉर्म कर पाने का बिना किसी हेजिटेशन के। तो इन सब चीज़ों को भी एड्रेस करना सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इकोसिस्टम को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करे। मार्केटिंग एंड प्रमोशन को प्रमोट करना, ये हम देख चुके हैं। फिल्म एजुकेशन को रेगुलर कोर्सेज में या कॉलेजेस में इंक्लूड करना, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ना ड्रामा सीखने के लिए, फिल्म मेकिंग के बाकी आर्ट सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एनएसडी जैसे या एफटीआई या पुणे जैसे, ठीक है। एंड देन फिल्म टूरिज्म, अब मुंबई में या फिर रामोजी राव सिटी में, जो भूतिया कहानियों के लिए भी फेमस है, बट वहाँ पे टूरिज्म होता है, फिल्म टूरिज्म, है ना। जो लोग चले जाते हैं कि हम किसी फिल्म की शूटिंग देखेंगे, या किसी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है वो देखेंगे, या किसी रियलिटी शो की शूटिंग चल रही है वो देखेंगे। वैसा टूरिज्म भी अगर प्रमोट किया जाए तो बढ़िया फायदा होगा, रीजनल इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है असम के स्टेट फिल्म फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ASFFDC का। अब ये ASFFDC क्या है? ASFFDC का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फ्रेश एंड ओरिजिनल आइडियाज। फ्रेश एंड ओरिजिनल आइडिया जो एसएमएस सिनेमा को एक ड्यू रिकॉग्निशन देने का काम करेंगे, या एसएमएस सिनेमा को प्रमोट करने का काम करेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देना? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चल रहा है कि 60% फंडिंग तो है वो ASFDC इन्वेस्ट करेगा, और बाकी के जो 40% है वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से दिलाएगा। तो इस तरह से ASFFDC मतलब आसाम स्टेट फिल्म फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आसाम में फिल्म मेकिंग को, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बाकी एफर्ट्स को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है फिल्म सब्सिडी से रिलेटेड, जो तुम मेंस के आंसर में अपने लिख सकते हो। एंड सो नाउ अ मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसलिए आपके पास अब एक मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इस टॉपिक से रिलेटेड भी, ठीक है। सो सेशन को देखिए और फिर इस क्वेश्चन का भी आंसर करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रूफटॉप सोलर पोटेंशियल इन आसाम। ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे बिना किसी हड़बड़ी के, है ना। जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एनवायरमेंट से रिलेटेड कि क्या रूफटॉप सोलर पोटेंशियल है। सबसे पहले हम रूफटॉप सोलर पोटेंशियल या रूफटॉप सोलर टेक्नोलॉजी की बात कर लें। आप यहाँ एक इमेज देख सकते हो कि कैसे एक छत पर यहाँ पर सोलर प्लेट्स लगाए गए हैं सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। किस तरह से सोलर एनर्जी का जनरेशन होता है वो प्रोसेस भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो सबसे पहले रूफटॉप सोलर पावर क्या है? इट रेफर्स टू द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स और प्लेट्स ऑन द रूफटॉप टू कैप्चर द सोलर एनर्जी एंड देन कन्वर्ट इट और यूज इट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि हम वो सूरज चाचा की जो रोशनी है, सूरज दादा की रोशनी है, उस रोशनी को, उस एनर्जी को कैप्चर करेंगे, सूरज दादा की एनर्जी को कैप्चर करेंगे और फिर उस एनर्जी को यूज क्या करेंगे? अपने घर में फैन चलाने में, लाइट चलाने में या बाकी इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस में, ठीक है। ये काम कैसे करता है? तो जो हमारे छत पे ये जो सोलर पैनल लगा है, सबसे पहले सोलर पैनल इट एब्जॉर्ब द सनलाइट। इस स्टेप को समझ लो, ये प्रीलिम्स के आंसर लिखने में बड़ा काम आएगा तुम्हारे, है ना। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सोलर एनर्जी से रिलेटेड। तो सोलर पैनल जो है वो सबसे पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड द फोटोवोल्टाइक सेल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा जब सनलाइट पड़ेगा। द फोटोवोल्टाइक सेल्स, जो फोटोवोल्टाइक सेल्स इस पैनल में है, फोटोवोल्टाइक सेल्स पीवीसी, ये फोटोवोल्टाइक सेल्स पीवीसी क्या करेंगे? विद इन द पैनल्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट। जो लाइट एनर्जी यहाँ पर रही है, जो सोलर लाइट एनर्जी, सूरज चाचा की जो लाइट एनर्जी यहाँ पर रही है, सूरज चाचा की लाइट एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में करेक्ट करेगा, डायरेक्ट करंट में। अब सिंस हमारे एप्लीएंसेस एसी में चल रहे हैं, ऑल्टरनेट करंट में, तो हम क्या करेंगे? डीसी इलेक्ट्रिसिटी को फिर कन्वर्ट करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, और इस ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हम एक इन्वर्टर भी लगा कर रखते हैं, और फिर फाइनली इन्वर्टर से ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट होके हमारा जो इलेक्ट्रिकल एप्लीएंसेस है उसको यूज करने लायक बना देता है, उसको चलने लायक बना देता है।
सिंपली एक बार फिर से यहाँ देख लो तो सूरज चाचा की रोशनी पहुंची, यहाँ पे जो पीवीसी हैं, फोटोवोल्टेइक सेल्स हैं, ये इस एनर्जी को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा रहेगा और ये इन्वर्टर क्या करेगा, इस डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी में कन्वर्ट करेगा, और ये एसी की एनर्जी फिर हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, फैन, लाइट और बाकी टीवी, टेलीविजन, रिमोट, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है उसके यूज करने लायक हो जाएगी, उसको यूजेबल बना देगी। ठीक है, हम सोलर एनर्जी पोटेंशियल की बात करें, ये जो यहाँ पे इस स्लाइड में स्पेशली जो फैक्ट्स है ये तुम्हारे मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला क्या कि 500 गीगावाट ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये इंडिया का टारगेट है ना। इंडिया का टारगेट है कि क्या टारगेट है हमारे देश का कि हम 500 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक बनाएंगे, जिसमें सोलर कंपोनेंट होगा 280 गीगावाट का। अब उस सोलर कंपोनेंट जो हम 280 गीगावाट की बात कर रहे हैं उसका प्रेजेंट क्या स्टेटस है, तो एज ऑफ अप्रैल 2025 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग अप्रैल 2025 तक क्या स्टेटस है, टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है अभी 105.65 गीगावाट, 105.65 गीगावाट का, जिसमें से 17.02 17.02 गीगावाट रूफ टॉप सोलर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब रूफ टॉप सोलर के अलावा बाकी भी सोलर एनर्जी जनरेट करने के तो प्लांट्स होंगे, तो टोटल है 105, जिसमें से रूफ टॉप कितना है 17.02 गीगावाट, राइट। और रूफ टॉप सोलर आरटीएस मतलब रूफ टॉप सोलर, इसका टारगेट हमारा क्या है 49 गीगावाट 2026 तक। तो बड़े क्लोज हम पहुंच रहे हैं, शायद ये टारगेट देखते हैं पूरा हो पाता है या नहीं। एंड 100 गीगावाट 2030 तक, मतलब ये जो रूफ टॉप सोलर है जो अभी 17.02 है उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाने का है। इसके अलावा बाकी भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं, जैसे विंड एनर्जी हो गया, तो विंड एनर्जी की हमारी अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है 50.04 गीगावाट, सोलर वाला ज़्यादा है टोटल में देख लो। बायो एनर्जी की कैपेसिटी प्रेजेंट में है 11.58 गीगावाट, सोलर इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी की केस में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी अभी ज़्यादा है। इंडिया जो हमारा देश भी है, यहाँ पर हमारे पास सूरज चाचा की रोशनी है, सूरज चाचा की वर्शिप भी करते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, बाकी चीज़ों में पूछते हैं, तो सूरज चाचा से रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलता है। आसाम के सोलर पोटेंशियल की बात करें, सोलर एनर्जी पोटेंशियल की, तो आसाम के सोलर एनर्जी पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं गाइज, देन व्हाट वी सी, आज का सेशन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा है बट डिटेल में है, ध्यान से इसको देखो हर टॉपिक्स को, क्योंकि एक पूरे वीक में जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनका डिस्कशन जरूरी है। असम के सोलर एनर्जी पोटेंशियल की बात करें तो अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आया जिसको पब्लिश किया किसने, इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ ना आज का था, आज मैं सुबह तुम्हारे लिए जब फिर से आज का न्यूज़ इकट्ठा कर रहा था आसाम स्पेसिफिक, तो आज मैंने आसाम ट्रिब्यून में, सेंटिनल में, बाकी जगह पर ये न्यूज़ देखी दैट इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, आई फॉरेस्ट, अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। एक टाइप का थिंक टैंक है एनवायरनमेंट को लेकर, एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। ये क्या बोल रहा है दैट असम हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 13,428 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड क्रिएट अप टू 1.8 लाख ग्रीन जॉब्स। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगा सोलर एनर्जी से, 1.8 लाख जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो बड़ी अच्छी बात है ना, ये अच्छा फिगर है, एक इनकरेजिंग फिगर है। और ये इनकरेजिंग फिगर बड़ा अच्छा इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है कि असम का टोटल पोटेंशियल जो है सोलर एनर्जी का वो 13,428 है, जबकि पहले जो टारगेट रखा गया था वो 1900 मेगावाट का ही रखा गया था। ये 1900 से लगभग 10 गुना ज़्यादा 13,000 तक है। तो जब 1900 से 10 गुना ज़्यादा पोटेंशियल पर है, लगभग 10 गुना ज़्यादा पोटेंशियल पर है, तो इट्स रियली इनकरेजिंग। ये सच में बात है कि गवर्नमेंट को फिर से अपने पॉलिसीज को, अपने प्लान को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और जो सोलर एनर्जी पोटेंशियल है उसको, उस पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश करनी चाहिए, यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस रिपोर्ट की भी हम बात कर रहे हैं जो आज पब्लिश किया गया, तो ये रिपोर्ट भी आसाम का पहला डिस्ट्रिक्ट, सिटी एंड वार्ड लेवल एनालिसिस किया हुआ रिपोर्ट है, जिसमें इंटरनेट का, जिसमें इंटरनेट बोल रहे हैं, जिसमें जो डाटा है उसका यूज करके, सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके, पूरी तरह से वार्ड लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाटा को यूज करके एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। जो पोटेंशियल जो 1900 मेगावाट पहले सोचा गया था, पहले टारगेट रखा गया था 1900 मेगावाट का, उसको ये बढ़ाकर 13,428 13,428 तक ले जाता है। इवन सिर्फ गुवाहाटी में ही, गुवाहाटी की बात करें तो रिपोर्ट कहता है कि गुवाहाटी इसमें सबसे आगे है सोलर एनर्जी पोटेंशियल में, जिसकी कैपेसिटी है, रूफ टॉप सोलर पोटेंशियल की कैपेसिटी है, एस्टिमेशन है 625 मेगावाट से लेकर 984 मेगावाट तक। अगर हम इसको डेवलप कर सकें तो उस लेवल पर, तो जिम्मेदारी हमारी है, रिपोर्ट ने हमें रास्ता बताया है, कैसे कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे।
यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम सूर्य घर योजना को। अभी बस एक फिगर याद रखो कि पीएम सूर्य घर योजना का के अकॉर्डिंग 20,000 सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हो चुके हैं, जिसके टोटल 60 मेगावाट कैपेसिटी जो सोलर एनर्जी की है वो जनरेट हो रही है। हम डिस्कस करेंगे अभी आगे कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है। उससे अभी तक लगभग 60 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, कि रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है इसके क्या फीचर्स हैं, क्यों रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है ना, ये सारी चीजें रूफटॉप सोलर प्रोग्राम की। तो पहला पॉइंट क्या, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है वो हमें एनर्जी सिक्योरिटी तो देता ही है, स्पेशली उन वल्नरेबल सेक्शन को जिनको कि मेन ग्रिड से एनर्जी नहीं मिल पाती है, जो ट्रेडिशनल लाइंस हैं, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का भी काम करता है। अब एक छोटा सा घर है, पर इस छोटे घर के छत पर भी अगर यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हैं, इस घर के छत पे भी सोलर पैनल्स लगे हैं, या फिर एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन का भी काम हो रहा है ना। इस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वे में सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, तो दैट्स अ गुड थिंग, एक अच्छा सिग्निफिकेंस है। अफोर्डेबल पावर एंड कॉस्ट सेविंग, अफोर्डेबल होता है सोलर। एक्चुअली में सरकार को पहले सब्सिडी देनी पड़ती है, पर अगर सरकार सब्सिडी देकर आपके लिए सोलर एनर्जी मुहैया करवाए तो पब्लिक के लिए अफोर्डेबल है। इवन अगर सरप्लस सोलर एनर्जी जनरेट होगा ना, तो इसको हम ग्रिड में बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं, राइट, इवन दिस इज पॉसिबल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट गोल्स, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट न के बराबर है। हालांकि जो अब पैनल्स बनाए जाएंगे वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचे, बट वो भी न के बराबर है। एंड दैट्स वाई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट गोल्स को भी जो हमने टारगेट रखा है कि 50% नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी 2030 तक, हम इस गोल को भी फुलफिल कर लेंगे। तो एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव में भी सोलर एनर्जी पोटेंशियल जो है, रूफटॉप सोलर एनर्जी रूफटॉप सोलर एनर्जी पोटेंशियल जो है वो एनवायरमेंट के सेक्टर में भी हमारे कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का काम करेगा, सपोर्ट करेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, एनर्जी डिसेंट्रलाइजेशन तो हमने देखा, उसको हम रूरल पर्सपेक्टिव से देखें, रिमोट रीजन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जहां नहीं पहुंच पाती थी वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, और उनके नीड के अकॉर्डिंग जितना नीड होगा, बिना किसी एक्सटर्नल ग्रिड पे डिपेंडेंट हुए, बिना बिजली कंपनियों पे डिपेंडेंट हुए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बिजली कंपनी मीटर चार्जेस के नाम पर या मीटर में वो छोटी सी जो लाइट जलती रहती है उसके नाम पर भी बहुत पैसा उगाते हैं, तो उससे भी जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उसको निजात मिलेगी। लेकिन फिर कई चैलेंजेस भी हैं इस रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को लेकर। चैलेंजेस अगेन रूरल पे हमने एंड किया था, तो वहीं से चैलेंजेस की बात करते हैं। लो परचेजिंग पावर इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो सोलर पैनल्स खरीदने के बजाय जो चीप रेट पे इनएक्सपेंसिव बाकी जो पैनल्स होते हैं या बिजली जनरेट करने का, या सपोज आपको बैटरी बेस्ड उन्होंने कोई लाइट का सिस्टम ले लिया अपने डे टाइम या फिर नाइट टाइम एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने का, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। शॉर्ट सनलाइट विंडो एंड क्लाइमेट कॉन्स्टेंट, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए, स्पेसिफिकली आसाम के लिए भी, आसाम स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं चैलेंजेस का, तो ये जो शॉर्ट सनलाइट विंडो जो है ना, 4-5 आवर्स इफेक्टिवली डेली, मतलब सुबह से लेकर सनसेट तक सनराइज तो है, पर क्या वो पूरा का पूरा सनराइज सोलर एनर्जी कन्वर्ट करवाने के लिए काफी होता है? ये भी एक बड़ा कंसर्न है, इस चीज को भी एड्रेस करने की बात है कि थ्रू आउट द स्टेट या थ्रू आउट द रीजन किस तरह से सोलर जो लाइट है या सनलाइट का जो विंडो है वो इक्वल नहीं है, वो बड़ा कम है, एक कंस्ट्रेंट बनाता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। देन हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट एंड वीक कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि एक्चुअली में जब आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं तो इसमें कॉस्ट आता है। सरकार अगर सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी देने के साथ साथ सरकार अगर आपको जो पुअर फैमिलीज है या जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं वहां पर बिना किसी चैलेंजेस के, बिना सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स के, सप्लाई चेन बॉटलनेक के, अगर सही से वहां पर सोलर पैनल्स पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद कोई भी ट्रस्ट इशू नहीं क्रिएट हो रहा है सोलर पैनल्स को लेकर, तब जाकर सोलर एनर्जी का जनरेशन बढ़िया हो सकता है। बट वैसे चैलेंजेस अभी भी आते हैं रूरल एरियाज में, आसाम में स्पेसिफिक चैलेंजेस हुए हैं वो। देन टेक्नोलॉजिकल एंड ग्रिड इंटीग्रेशन इशू, टेक्नोलॉजिकल एंड ग्रिड इंटीग्रेशन इशू क्या है?
कि हम अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास ग्रिड का एक पैटर्न बना हुआ है, बट सोलर एनर्जी को, सपोज सोलर एनर्जी किसी रीजन में जनरेट तो हो रही है अच्छी खासी, पर उस सोलर एनर्जी को हम उस रीजन से दूसरे रीजन तक कैसे लेकर जाएंगे। पर्टिकुलर किसी टाइम में सोलर एनर्जी का जनरेशन अच्छा हो रहा है, बट आगे वो उस नीड को फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम्स, जो एप्लियंसेस आते हैं, चाहे वो फोटोवोल्टाइक सेल्स हो गया, पैनल्स हो गए या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनके कस्टमर सपोर्ट की बात, इन सब को लेकर भी कंसर्न है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स रूफटॉप सोलर एनर्जी का जो प्लान है ना, वो अभी भी लिमिटेड रह जाता है। खैर, इसको एड्रेस करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे टारगेटिंग हाई पोटेंशियल जोन। गुवाहाटी हो गया या बराक वैली रीजन्स हो गए जहां पर सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ज़्यादा है, पहले हम उन जोन को टारगेट करें, और उन जोन को टारगेट करने के बाद लो पोटेंशियल जोन को अगर टारगेट किया जाएगा तो लो पोटेंशियल जोन में धीरे 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 चेंजेस आएंगे। हाई पोटेंशियल जोन से हमारे पास ज़्यादा सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और फिर हम ग्रिड पैटर्न को सही करके एनर्जी वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया सॉल्यूशन। देन पीएम सूर्य घर योजना, जिसको मिशन मोड पर चला के, मिशन मोड की मतलब बस ऐसे ही नहीं रेड टेपिज्म के थ्रू गवर्नमेंट फाइल्स में बस पड़ा नहीं रहे, मिशन मोड में अगर पीएम सूर्य घर बिजली योजना को चलाया जाए, जिसके डिटेल्स यहाँ पर है। अब देख लो क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में जिसकी शुरुआत होती है, इट एम्स एट प्रोवाइडिंग आरटीएस रूफटॉप सोलर सिस्टम आरटीएस इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। 1 करोड़ हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर सिस्टम देने का प्लान है, जिसके लिए अच्छा फंड भी एलोकेट किया गया है 75,000 करोड़ का, राइट। इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, टारगेट ऐसा रखा गया है। स्कीम्स प्रोवाइड फॉर ए सब्सिडी ऑफ 60% ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट ऑफ सिस्टम अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी एंड 40% फ्रॉम 2 किलोवाट टू 3 किलोवाट कैपेसिटी। मतलब अगर आप 2 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आपको 60% सब्सिडी मिलेगी, और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट ही कैपिंग है, उससे ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है। 2 से 3 किलोवाट तक 40% की सब्सिडी, और 2 किलोवाट तक 60% की सब्सिडी। ये पॉइंट भी याद रखो प्रीलिम्स के लिए। देन इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे हो रहा है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन नेशनल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी और स्टेट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एजेंसी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देन हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स की बात करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया या फिर सपोर्ट सिस्टम हो गया, सर्विस सेंटर्स डेवलप करने, सर्विस सेंटर्स या सर्विस के लिए जो सर्विस मैन आते हैं वो, उनकी अवेलेबिलिटी, इनकरेजिंग हाइब्रिड मॉडल। अब जहाँ पे जब हमारे पास, अभी हमने एक इशू क्या डिस्कस किया था कि सनलाइट का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन भी लिमिटेड होता है, या थ्रू आउट द मंथ थ्रू आउट द ईयर सनलाइट अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, तो हम हाइब्रिड मोड पे काम कर सकते हैं। हाइब्रिड मोड पे कैसे काम करना, सोलर प्लस बैटरी, सोलर प्लस बायोगैस, इस हाइब्रिड मोड पे काम करेंगे तो लिमिटेड डे लाइट में भी एनर्जी का जितना जनरेशन हो जाएगा और जो बैटरी में सेव रहेगी उससे हमारा काम फुलफिल हो जाएगा, या सोलर के साथ साथ हम बायोगैस वाले से अपना काम फुलफिल कर लेंगे। तो हाइब्रिड मोड भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नेसेसरी। इवन जब इस रिपोर्ट को कल पब्लिश किया गया तो उसके लिए भी आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और इसके अलावा बाकी भी जो कंपनीज हैं या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, लोगों को अवेयर करवाएं कि रूफटॉप सोलर एनर्जी किस तरह से एक वायबल सॉल्यूशन बन सकता है, उनके एनर्जी नीड का किस तरह से सरकार सब्सिडी देती है, जो प्रैक्टिकल चैलेंजेज आते हैं उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से इसको रिलेटेड अवेयरनेस भी काफी इंक्रीज होगा, राइट। एंड नाउ द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रूफटॉप सोलर एनर्जी। तो आपके लिए आज जो मैंने 4 टॉपिक डिस्कस करे उन चारों के डिटेल डिस्कशन के साथ साथ 4 मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है ना, चारों आंसर आपको लिखना है। एंड देन एक और टॉपिक असम टूरिज्म का, ये भी हम कवर करेंगे। आज 5 टॉपिक है इस वीक के लिए, ठीक है। तुम पॉज देकर इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, हालांकि मुझे पॉज नहीं लेना है, मुझे काम करना है, काम करने से काम चोरी नहीं। ये टॉपिक है आसाम टूरिज्म पर। आसाम टूरिज्म क्या कि इट्स नाउ टाइम फॉर आसाम टूरिज्म, ये आर्टिकल है कि अब जो समय है वो आसाम टूरिज्म का है। क्यों ऐसा लिखा गया, क्योंकि आसाम में टूरिज्म से रिलेटेड जो सोर्सेस है ना सिर्फ इकोलॉजिकल टूरिज्म सेंटर्स जैसे काजीरंगा हो गया या कल्चरल टूरिज्म सेंटर्स जैसे आसाम के सत्र हो गए या कामाख्या टेम्पल हो गया, अभी अंबुबाची फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, ये भी टूरिज्म को एक लार्ज लेवल पर अट्रैक्ट करेगा।
तो इन सब के थ्रू आसाम में टूरिज्म के अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग ऑप्शंस हैं। इवन हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल देखो, आसाम सिक्योर्स 4th प्लेस इन न्यूयॉर्क टाइम्स लिस्ट ऑफ टॉप 52 डेस्टिनेशन फॉर 2025। इंडिया के लिए कितनी प्राउड की बात है कि आसाम ने 4th प्लेस सिक्योर किया है न्यूयॉर्क टाइम की लिस्ट में। तो आसाम में टूरिज्म को लेकर पोटेंशियल तो काफी है, बढ़िया अच्छा पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ फिर चैलेंजेस भी है। तो हम पहले अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं, देन चैलेंजेस देखेंगे, और फिर उन चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, एपीएससी में किस तरह से मेंस में क्वेश्चंस आएंगे वो। तो पहला है अपॉर्चुनिटीज फॉर आसाम टूरिज्म। आसाम टूरिज्म को लेकर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? रिच टूरिज्म असेट्स, जैसे डाइवर्स अट्रैक्शंस। डाइवर्स अट्रैक्शंस क्या कि चाहे वो टी गार्डन्स हो गया, टी गार्डन भी एक टूरिज्म के लिए स्पॉट है, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, माजुली आइलैंड हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, कल्चरल फेस्टिवल जैसे अंबुबाची फेस्टिवल हो गया, या सत्र हो गया, या बिहू फेस्टिवल्स हो गया, ये सारी चीजें डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन का काम करता है, एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज वेल, या रिसेंटली इंक्लूडेड सराय देव मैदान, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारा पोटेंशियल है टूरिज्म को लेकर। हाई पोटेंशियल फॉर निशे टूरिज्म। निशे टूरिज्म एक अलग आइडिया देखते हैं हम, जैसे इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के साथ साथ मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन टूरिज्म भी, माइस, ये एक नया पॉइंट है, याद रखिए, इसको अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड कीजिए, राइट। कि हम लोग टूरिज्म के लिए किस तरह से, सपोज अब मेघालय की बात करते हैं कि मेघालय में हम देखते हैं ना कि यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी आसाम के लिए अवेलेबल है। एयर कनेक्टिविटी भी उतनी इजी नहीं है जितनी गुवाहाटी एयरपोर्ट से अवेलेबल है आसाम के लिए। तो सपोज मीटिंग्स के लिए अब मेघालय के एक एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेसमैन है, वो गुवाहाटी में क्या कर रहे हैं, अपना मीटिंग प्लेस फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से माइस टूरिज्म में भी इसका एक एस्पेक्ट बनता है, एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर के रूप में डेवलप होता है। एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो भी माइस टूरिज्म का पार्ट हो जाते हैं। डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाना, अभी जैसे हम गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था फिल्म वाले पार्ट में, तो उस गुवाहाटी एशियन फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ आसाम के ही आर्टिस्ट नहीं बल्कि आसाम के अलावा बाकी आर्टिस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से माइस टूरिज्म में भी डेवलपमेंट हो रहा है, माइस टूरिज्म के फॉर्म में भी। इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड डिमांड, जो हाईवेज को लेकर, और ये बड़ी अच्छी बात है, आज से तुम 5 साल पहले या 10 साल पहले की बात करो, 10 ईयर्स पहले की बात करो, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था रोड का या रेलवे का या एयर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पहले से बड़ा इंप्रूव हुआ है, एंड दिस इज रियली कमेंडेबल। जो भी सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, उसने अच्छा काम किया है, इट्स रियली कमेंडेबल। कांग्रेस की सरकार ने भी पहले अच्छा काम किया, बट कहीं ना कहीं थोड़े बॉटलनेक्स, थोड़े कमी आ जाती थी, उसे बीजेपी की इस गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से निभाया है। जब हम नागालैंड जाते हैं तो नागालैंड 2021 में नागालैंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हालात थे, और लास्ट ईयर जब मैं 2024 नागालैंड गया था तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मणिपुर तक हम रेलवे लाइंस लेकर जा रहे हैं, इंडिया के बाकी कॉर्नर्स तक लेकर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, राइट। अमार आलोही स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने ये स्कीम बड़े अच्छे से, और इसे मैंने तुम्हारे लिए पहले डिस्कस भी किया है कि अमार आलोही स्कीम में क्या है कि जो हमारे क्या बोल सकते हैं आपको, स्मॉल होम स्टेज हो गए, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरियाज में हो, जो स्मॉल होम स्टे हो गए या फिर छोटे होटल्स हो गए, उनको डेवलप करना। जो लोग इन होम स्टेज को चला रहे हैं या छोटे होटल्स को चला रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के टाइम में ये भी ध्यान रखना कि भाई आपका कुछ एजुकेशनल या बाकी क्वालिफिकेशन भी हो, है ना। ये सारी डिटेल्स पहले डिस्कस की है मैंने तुम्हारे साथ अमार आलोही स्कीम को लेकर। तो इस तरह से चाहे एग्जिस्टिंग होम स्टे हो या नया होम स्टे या नया छोटा होटल बनाना हो, इसको भी प्रमोट कर रही है आसाम की सरकार। राइजिंग डिमांड पोस्ट कोविड, कोविड के बाद आसाम के, चाहे नेचर की बात करें, हेरिटेज की बात करें या फिर बाकी टूरिज्म के एस्पेक्ट्स की बात करें, इसका डिमांड भी इंक्रीज हुआ है। कुछ यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक फैक्ट्स भी हैं जो रिसेंट में ऑब्जर्व किए गए, जैसे काजीरंगा बिकम्स द इंडियाज 3rd मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क, एंड दिस इज रियली कमेंडेबल कि काजीरंगा इंडिया में 3rd मोस्ट विजिटेड नेशनल पार्क बनता है। इसके पहले बस 2 और नेशनल पार्क हैं, एक पेरियार जो कि केरला में, एंड रणथंबोर जो कि राजस्थान में। इन दोनों पे बेस्ड आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज एक एमसीक्यू भी इन पर बेस्ड आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में। देन आसाम वाज द थीम ऑफ इंडिया पेविलियन इन द रिसेंटली कंक्लूडेड मलेशिया ट्रेड एंड टूरिज्म फेयर। मलेशिया में जो ट्रेड एंड टूरिज्म फेयर हुआ, वहाँ इंडियन पवेलियन में थीम किसको बनाया गया था, आसाम के टूरिज्म को। तो ये पॉइंट भी याद रखिए, अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। लंदन और दुबई में भी रिसेंट में जो इवेंट हुए,
वहाँ पे भी ये चीज़ देखा गया कि आसाम का जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी डिमांड में है, लंदन और दुबई जैसे नेशंस में भी, राइट। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, लंदन और दुबई जैसे प्लेसेस में भी काफ़ी डिमांड है आसाम के टूरिज्म का। तो ये सारी जो पॉइंट्स है ना, ये सारी पॉइंट इनकरेजिंग पॉइंट है कि आसाम में अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है और किस तरह से उसको बढ़ाया जा रहा है। बट स्टिल देयर लाइज फ्यू चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस। रोड्स पर काम तो हुआ है, बट फिर भी अगर हम बात करें माजुली जाने की, तो बारिश के सीजन में, रेनी सीजन्स में जब बारिश होती है तो यहाँ जाना एक टास्क बन जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। इवन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लेकिन हम इसको टूरिज्म के फॉर्म में पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे। तो ये एक चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि माजुली के लोगों के लिए भी जरूरी है और माजुली में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी जरूरी है। देन लिमिटेड क्वालिटी एकोमोडेशन, लिमिटेड क्वालिटी एकोमोडेशन, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, जब पीक सीजन होता है तो एकोमोडेशन को लेकर वहां पे रूम्स मिलने कम हो जाते हैं। एंड कई बार तुम सबने भी ऑब्जर्व किया होगा, या मैंने भी, हमने फेस किया था कि हम 31 दिसंबर के अराउंड वी वेंट टू, अपने कुछ कलीग्स के साथ हम लोग 2023 में मानस गए। मैं और प्रशांत भाई भी थे और बाकी कलीग्स भी थे। तो वहाँ पर रूम की अवेलेबिलिटी का इतना शॉर्टेज था, हम लोगों ने एक रोज पहले किसी तरह हमें रूम मिल गए थे, बट बाकी कई ऐसे टूरिस्ट लोग आ रहे थे आसाम से भी, बाकी स्टेट से, इंडिया के बाहर से, जिनको रूम्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे इजीली। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रह जाता है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी एंड डिजास्टर्स, फ्लड्स जो हैं या फिर बाकी जो इश्यूज हैं फ्लड को लेकर हो, बाकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात हो, उसके वजह से चाहे माजुली का टूरिज्म हो या बाकी दूसरे रीजन का टूरिज्म हो आसाम में, वो अफेक्ट होता है। लॉ एंड ऑर्डर का एक परसेप्शन, अब लॉ एंड ऑर्डर की चीजें काफी हद तक सुधर चुकी हैं, बट स्टिल पहले का जो एक परसेप्शन बना हुआ था ना, जब इंसर्जेंसी का टाइम चलता था, वो परसेप्शन अभी भी कई बार इंटरनेशनल टूरिस्ट को स्पेशली, क्योंकि ये परसेप्शन ना नेशनल लेवल पर तो सही हो रहा है बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी सही होना जरूरी है। तो उस परसेप्शन के वजह से ये ऑब्जर्व किया गया कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी भी सिक्किम को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि सिक्किम का वैसा कोई परसेप्शन नहीं था गलत इंसर्जेंसी को लेकर या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो इन चीज़ों पे प्रेजेंट की सरकार को भी मेहनत करने की जरूरत है, साथ ही साथ जरूरत है कि लोग अवेयर हों, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये अवेयरनेस फैलाया जा सके। अब हमारे पास वे अहेड क्या है, हम किस तरह से इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। तो वे अहेड में आप यहाँ देखो क्या कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना। इंटीग्रेटेड प्लानिंग मतलब टूरिज्म को सिर्फ नहीं, टूरिज्म के साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, सैनिटेशन, साइनेज, बाकी जो भी फैसिलिटीज हैं उन सारे फैसिलिटीज को ईज आउट करना, ज़्यादा बेटर बनाना, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना, चाहे वो एयर हो, रोड हो, रेल हो। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि माजुली में रेनी सीजन में कनेक्टिविटी को लेकर चैलेंज जाते हैं, तो अगर हम एयर कनेक्टिविटी या रोड या फिर रेल कनेक्टिविटी, ब्रिज बनाकर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें तो ज़्यादा अच्छा टूरिज्म प्रमोट होगा। एकोमोडेशन एंड सर्विसेज, चाहे पीक सीजन हो, अब अमार अलोही स्कीम जो है, अमार अलोही स्कीम आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ एकोमोडेशन को भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने मेंशन किया था उसे इस डिटेल में, इस डिटेल डिस्कशन में, तुम भी आंसर में मेंशन करो। देन स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट क्या कि लोकल यूथ जो है उनको हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, इनके अंदर लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, किस तरह से जो नेशनल या इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह से वेलकम करना है, कैसे उनके साथ आपको व्यवहार करना है, इसको लेकर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की जरूरत है टूरिज्म से रिलेटेड। ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, है ना। और इस तरह से हम फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि आसाम जो कि एक स्ट्रेटजिक जंक्चर है टूरिज्म का, नेचुरल, कल्चरल, वेल्थ बेस्ड, नेचुरल कल्चरल, है ना, और जिससे कि जो वेल्थ है, नेचुरल और कल्चरल वेल्थ है, उसको हार्नेस किया जा सकता है। उसके लिए टूरिज्म में ये चेंजेस करने की जरूरत है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? विथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, स्किल बिल्डिंग, चाहे स्किल बिल्डिंग हम यूथ की स्किल बिल्डिंग की बात करें या फिर हम यूथ को सपोर्ट करें आमार अलोही स्कीम से, या फिर बाकी सपोज स्वदेश दर्शन स्कीम से सपोर्ट करें, प्रसाद स्कीम से जो हमारे कल्चरल सेंटर्स हैं उनका डेवलपमेंट करें। प्रसाद स्कीम का तुम रेफरेंस यहाँ दे सकते हो कि ऐसे स्कीम के हेल्प से हमारे जो कल्चरल सेंटर्स हैं उनका ग्रोथ होगा और टूरिज्म को इनडायरेक्टली वो अट्रैक्ट करेंगे। ओवरऑल इन सारे एफर्ट को लगाकर ये एक कंक्लूजन मैंने तुम्हारे लिए यहाँ प्रिपेयर कर दिया था कि इस तरह से एफर्ट लगाकर हम टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बढ़िया से यूज कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। एंड नाउ अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, इस पर बेस्ड एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन टूरिज्म पर रिलेटेड। तो अभी 5 टॉपिक किए हैं आज के सेशन में और मैंने 5 से रिलेटेड तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं। अब ये कुछ प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है।
मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन तो तुम लिखकर अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को दिखाओगे, और जो प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका आंसर सबको कमेंट सेक्शन में देना है, और इसमें काम चोरी नहीं करनी है। कई स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो सेशन तो देख रहे हैं बट प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं। किस बात का हेजिटेशन है? गलत हो जाने का। गलत हो गया तो सही तो होगा ना, पहले मेहनत तो करो। और अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो ये क्या सारे क्वेश्चन बाद में रट के सही कर लोगे? ऐसे नहीं होता है। इसलिए अभी मेहनत करो और कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि हाँ ये इस वजह से सही हुआ। ठीक है, सो वर्क अपॉन इट। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अभी हमारे सेशन के डिस्कशन में भी आया था, रणथंबोर नेशनल पार्क एंड ईरान के ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड। ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, वर्ल्ड मैप बेस्ड। ये 5 क्वेश्चंस आपके आज के लिए थे। ये आज का आसाम प्रहरी का सेशन था, डिटेल सेशन था, राइट। कल इस सेशन को डिटेल में देखिए, पॉज लेकर देखना है, बिना पॉज के देखना है। वैसे जो सिंसियर एस्पिरेंट है, कितने देर का सेशन हुआ? 1 घंटे लगभग 20 मिनट का। तो 1 घंटे 20 मिनट की पढ़ाई तो आपको करनी ही है। अगर आप 1 घंटे 20 मिनट की जगह सिर्फ 20 मिनट की पढ़ाई की उम्मीद लेकर बैठे हैं तो फिर तो ऊपर वाला भी मालिक नहीं है ना। समझ रहे हो? सो पढ़ाई सिंसियरली करो, अच्छे से करो। जितने भी इनिशिएटिव हैं, चाहे वो प्री सिक्योर हो या फिर आसाम बेस्ड करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हमने आज से स्टार्ट किया वीकली। आसाम बेस्ड करंट अफेयर्स MCQ हाफ अर्ली सीरीज आज से स्टार्ट हो गई, रेगुलर वो चलेगी। ये सारे तुम लोगों के लिए यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल हैं, सो यूटिलाइज इट, इसको यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने घर वालों का, अपने माँ का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।